हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डैट मीन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th में एक चीज़ पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी एप्लीकेबल होता है तो विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ ए बॉडी, यानी कि किसी बॉडी के मास के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इसको किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। लेकिन क्लास 12 के अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे, अगर कोई दो चार्ज बॉडी है उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और इसको किसने दिया था? कूलम्ब्स ने दिया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रो। चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। दैट मीन्स दो चार्ज जो रेस्ट पे रखा हुआ है, दोनों का पेयर कैसा है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी रिपल्सिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस का पेयर है तो ऑलवेज इट मे बी अट्रैक्टिव। दैट मीन्स अगर अनलाइक चार्जेस का पेयर है तो 100% जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। अगर लाइक चार्जेस का पेयर है तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। चलिए तो हम इसको देखते हैं। जैसा कि इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। जब कोई भी दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम अगर रेस्ट पे है, कोई भी दो पॉइंट चार्ज अगर स्टेशनरी है, बिल्कुल रेस्ट पे रखा हुआ है चार्जेस, तो उसके बीच का जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q2, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r। तो एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स, उन्होंने क्या कहा था कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि इस दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा? उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑब्वियसली मैंने लिख दिया F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी कि ऑब्वियसली इससे जस्टिफाई हो जाता है कि अगर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स हमारा ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और डायरेक्टली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो फ्रॉम 1 एंड दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और सिंपल सी बात है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसको हम किसी कांस्टेंट टर्म से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम एक कांस्टेंट टर्म से एलिमिनेट करें, F इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो इसको एक कांस्टेंट टर्म से हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं जिसको K कह रहे हैं। और बेसिकली ये जो K होता है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस K का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, जो कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख रखा हूँ, सिंस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो दैट मीन्स इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने एक कांस्टेंट टर्म से एलिमिनेट किया जिसको हमने कहा K क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इंस्टीड ऑफ दिस K वी कैन ऑल्सो राइट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज था कूलम्ब्स लॉ के अंदर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें कोई नया चीज़ अभी तक मैंने नहीं बताया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है अभी देखने वाला चीज़ है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल, एप्सिलॉन नॉट बेसिकली हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो 100% आप उसको किसी न किसी मीडियम में रखोगे, चाहे आप पानी के अंदर रखते हो, किसी दो आयरन सीट के ऊपर रखते हो, या फिर
वैक्यूम में रखते हो, तो कहने का मतलब जैसा जिस भी मीडियम के अंदर आप रखोगे 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम, तो वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मीडियम के अंदर कितना दोनों जो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जैसे अब यहीं पे हमने 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम रख दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो एयर है, तो एयर तो लगभग हर जगह पे है, तो एयर को हम लोग लगभग फ्री स्पेस मान के चलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर यहीं पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखा रहेगा तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता। तो चलिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग परमिटिविटी को समझने का कोशिश करते हैं। परमिटिविटी बेसिकली होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपको अगर मैं वाटर में, पानी में चलने के लिए कहूँगा तो आपका स्पीड ऑब्वियसली डिफर होगा, मतलब धीरे धीरे चलोगे आप। अगर आपको मैं रेत पे चलने के लिए कहूँगा तो वहाँ पे भी आपका स्पीड वेरी करेगा। अगर मैं आपको पक्की सड़क पे चलने को कहूँगा तो आपका स्पीड डिफरेंट होगा। अगर मैं आपको कीचड़ में चलने के लिए कहूँगा तो आपका स्पीड डिफरेंट होगा। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं आपका मीडियम चेंज करता चला जाऊंगा, नेचर ऑफ पाथ चेंज करता चला जाऊंगा, तो आपका स्पीड भी क्या होता चला जाएगा, डिफर होता हुआ चला जाएगा। जैसा पाथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड, यानी कि आपका स्पीड आपके पाथ पे डिपेंड करता है कि आपका रास्ता कैसा है। अगर रास्ता बहुत ही अच्छा होगा तो आप बहुत स्पीड से चलोगे, अगर रास्ता मुश्किल होगा तो आपका स्पीड भी उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक उसी तरह से 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम आप जिस मीडियम के अंदर रखते हो, तो मीडियम का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करेगा कि दोनों पॉइंट चार्ज का जो सिस्टम है उसके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो मीडियम का जो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम के उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। जैसा कि मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। परमिटिविटी बेसिकली क्या होता है, तो इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस the electric force between two charges kept in that medium, यानी कि जिस मीडियम के अंदर 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम रखा हुआ है, मीडियम का जो प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा which determines द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो उस 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, मीडियम का जो प्रॉपर्टी उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डिटरमाइन करेगा, मीडियम के उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, परमिटिविटी कहेंगे। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज था जिसको कि आपको ध्यान में रखना था। अब देखिए कितने बच्चे कहते हैं कि सर k = 1/4 इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 कैसे आ गया। तो बहुत ही सिंपल, आप इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे k = 1/4, तो 4 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू आप ऑलरेडी 22/7 भी यूज कर सकते हो या 3.14 यूज कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है 8.85 × 10⁻12। आप डायरेक्टली इस वैल्यू को रख के कैलकुलेट करोगे अपने आप, ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग 9 × 10⁻9। दैट्स बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रिमेंबर रखने, तो ये तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये वैल्यू आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो आई होप आपको कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एप्सिलॉन। तो रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ही सिंपल, आपके पास 2 ही परमिटिविटी था, या तो किसी मीडियम का परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कह देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। आप लिखना भी चाहो तो इधर लिख सकते हो, वर्ड में भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम लोग एप्सिलॉन = एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन सिर्फ क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव परमिटिविटी में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इसी कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। एक्चुअली देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल आप जब भी सॉल्व करोगे तो ओनली स्केलर फॉर्म में ही आप सॉल्व करोगे। तो इसलिए पहले मैंने आपको स्केलर फॉर्म ही बताया, वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाली डायरेक्शन का फर्क हो जाता है। इसको ध्यान से दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था कि कूलम्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, चार्ज, यानी कि कोई 2 चार्ज बॉडी है तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा कूलम्स लॉ होगा। और अगर कोई 2 बॉडी रखा हुआ है, सिंपल कोई 2 बॉडी आपने रख दिया, उसके मास के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यूटन्स ने दिया था। तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया भी, कोई 2 बॉडी है, जैसे m1 और m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम 1 and 2।
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसी को जब आप ओपन करोगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको यहाँ पे किससे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में देना है। अगर ये दो बॉडी का सिस्टम अर्थ पे है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से हम एलिमिनेट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। स्मॉल जी का वैल्यू आप लोग जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यही दो पॉइंट यानी कि m1 और m2 यानी कि दो बॉडी का जो सिस्टम है, अगर हम यूनिवर्स में किसी दो बॉडी को ले रहे हैं तो उसको हम किससे एलिमिनेट करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को किससे एलिमिनेट करेंगे, कैपिटल जी से। और इस कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही सिंपल। कैपिटल जी का वैल्यू जो हमारे पास होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इस वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और ये कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई दो बॉडी यूनिवर्स में आप ले रहे हो, यूनिवर्स में किसी दो, जैसे हमने मान के चलो अर्थ और मून के बीच में ले रहा हूं, तो वहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। लेकिन अगर यही दो बॉडी का सिस्टम, कोई दो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ पे ले लिया, मान के चलो अर्थ पे ही हमने क्या किया, एक पहाड़ ये है और एक बस ये है, यानी कि एक पहाड़ और एक बस के बीच में ले रहे हैं, तो दोनों के फिर मास के रिस्पेक्ट में हो गया। तो वहां पे जो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे वो स्मॉल जी से करेंगे, क्योंकि अर्थ का वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। तो स्मॉल जी को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब इसको कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल, जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में होता था, दो पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2। तो ऑब्वियसली पेयर दोनों क्या है, लाइक चार्जेस का पेयर है, बोथ आर पॉजिटिव। तो बहुत ही सिंपल, देखिए 2 को कौन रिपेल करेगा, 1। तो यानी कि 2 पे जो फोर्स लगेगा वो किसके द्वारा लगेगा, 1 के द्वारा, और इस डायरेक्शन में होगा। रिपल्सन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मैंने वही कोडिंग के लिए लिखा हूं कि F के ऊपर हमने वेक्टर का साइन दे दिया और लिखा है 2 1। इसका मतलब क्या है कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2 बाई 1, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक उसी तरह से जब 1 पे लगेगा 2 के द्वारा तो एरो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने लिख दिया F वेक्टर 1 2। इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, यानी कि हमने लिखा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान भी देना है। आपने देख लिया यहाँ पे 2 पे 1 के चलते फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और 1 पे 2 के चलते लगेगा इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये रिपल्सन नेचर ऑफ फोर्स कैसा हो गया, रिपल्सिव नेचर का हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे जो हमने यूनिट वेक्टर को दिखाया है ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि जब देखिए Q1 किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, 2 पे लगाएगा। जब Q1 हमारे पास 2 पे लगाएगा तो इसका डायरेक्शन डिस्टेंस का किधर रहेगा, r कैप 1 2। ठीक उसी तरह से 2 जब 1 के ऊपर लगाएगा तो इसका एरो किधर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि जब 1 2 के ऊपर लगाएगा तो इसका डायरेक्शन राइट साइड में होगा, और 2 जब 1 में लगाएगा तो इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। बहुत ही सिंपल, जो चार्ज जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में लोगे। बहुत ही सिंपल, यानी कि 1 अगर 2 के ऊपर लगाएगा तो ये राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो दैट्स वाई इसके रिस्पेक्टिव में डिस्टेंस भी हमने क्या लिया, r कैप 1 2। अगर यहीं पे 2 1 पे लगाएगा तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, जैसे हाँ ठीक लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो हमने उसको क्या लिया, r कैप 2 1। बहुत ही सिंपल, इसी चीज को ध्यान में रखना है। तो बहुत ही सिंपल, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो अगर मैं फोर्स F ऑफ 1 2 निकाल रहा हूं तो F ऑफ 1 2 फोर्स यानी कि F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। केवल यहाँ पे वेक्टर चेंज होगा। अगर मैं 1 2 ले रहा हूं तो 1 2 के डायरेक्शन में हमारा क्या है, 2 1 वेक्टर 2 1 कैप। तो हम यही पे ध्यान रखना, अगर मैंने फोर्स ले रहा हूं F12 वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ पे R21 कैप हो जाएगा। मतलब सेम डायरेक्शन में कंसीडर करना, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में रेस्पेक्टिव डिस्टेंस मेरा क्या है, ये है। तो अगर मैं F ऑफ 1 2 ले रहा हूँ तो r कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1। सिमिलरली आप देखिए इसी चीज को यहाँ पे हमने क्या किया, K कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी को रिमूव कर दिया तो 1/4 एप्सिलॉन लिख दिया, 1 2। तो यहाँ पे r कैप 2 1। अगेन अगर मैं यहीं पे 2 1 लूंगा तो सेम चीज आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, r ऑफ 1 2, क्योंकि 2 1 के डायरेक्शन में क्या है हमारा, r ऑफ 1 2। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि 2 1 यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 2, K को केवल रिमूव कर दिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो सिंपल है, केवल डायरेक्शन का फर्क होता है वेक्टर फॉर्म में, बाद बाकी जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो हमेशा स्केलर फॉर्म में सॉल्व होते हैं। तो इट इज़ नॉट सो नेसेसरी टू फोकस ऑन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म सिर्फ समझने के लिए है, आप इस चीज़ को समझिए, कोई दिक्कत आई होप आपको नहीं होगा। बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस केवल स्केलर फॉर्म में ही करना, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सब मोस्टली स्केलर फॉर्म में ही सॉल्व होते हैं। थैंक यू।